अप्रैल 2010 को दिल्ली के मायापुरी स्क्रैप एरिया में एंट्री होती है खतरनाक गामा रेडिएशन चैम्बर की। मायापुरी में कहां से पहुंचा कोबाल्ट 60? सबकी है, घर से सब भाग रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। दीपक जैन। इस चैम्बर के अंदर एक्टिव कोबाल्ट 16 के 7 पेंसिल होते हैं। कोबाल्ट 16 जो कि एक रेडिएशन सोर्स है, वो गामा रेडिएशन एमिट करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। स्क्रैप के वर्कर्स को कोई आइडिया नहीं होता है इस चैम्बर के बारे में एंड चैम्बर को वो डिसमेंटल कर देते हैं। टोटल 7 लोगों को रेडिएशन लग जाता है और एक आदमी की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हो जाती है। गवर्नमेंट की रेडिएशन सेफ्टी बोर्ड AERB को सेफ्टी के लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं ये इंसिडेंट के बाद। तो आइए इस केस स्टडी में बात करते हैं टोटल 4 चैप्टर में। केस को ओपन करने से पहले मेरा नाम सागर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस केस के रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब हो या कुछ भी हो तो कमेंट जरूर करना ताकि मैं चीजों को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। आइए केस पे आते हैं। 1970 में दिल्ली यूनिवर्सिटी AECL यानी कि एटॉमिक एनर्जी कैनेडा लिमिटेड से $20,000 में गामा ई रेडिएशन चैम्बर खरीद लेती है अपने केमिकल लैब एनालिसिस करने के लिए। 1985 के बाद काफी लंबे समय तक इस चैम्बर का यूज नहीं किया जाता है और यूनिवर्सिटी फिर डिसाइड करती है कि इस चैम्बर को स्क्रैप में बेच देते हैं। मायापुरी जो कि वेस्ट दिल्ली में लोकेटेड है एंड मायापुरी दिल्ली का सबसे बड़ा स्क्रैप यार्ड है। छोटे बड़े स्क्रैप, प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर के सारे स्क्रैप वहां पे आते हैं एंड वहीं के हरचरण सिंह भोला 1.5 लाख में इस चैम्बर को खरीद लेते हैं। चैम्बर के अंदर का सारा भारी लोहा एंड जरूरत की चीजें निकाल के वो गिरिराज गुप्ता को बेच देते हैं। गिरिराज गुप्ता भी सेम करते हैं, अपने जरूरत की चीजों को निकाल के वो बाकी चीजें दीपक जैन को बेच देते हैं एंड दीपक जैन के पास जो चैम्बर आता है उसके अंदर ही होता है मेन रेडिएशन सोर्स एंड उसके बाद से ही चालू होता है रेडिएशन का मौत का खेल। आगे स्टोरी बढ़ाने से पहले समझ लेते हैं रेडिएशन सोर्स होता क्या है। रेडिएशन सोर्स बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, जैसे कि कैंसर के ट्रीटमेंट करने में यूज होता है, एक्सरे में यूज होता है, स्टील के थिकनेस मेजर करने में यूज होता है और बहुत सारी चीज़ों में हम यूज करते हैं रेडिएशन सोर्स को। मेजरली रेडिएशन सोर्स 3 टाइप के होते हैं, अल्फा रेडिएशन सोर्स, बीटा रेडिएशन सोर्स और गामा रेडिएशन सोर्स। ये इमेज को देखिए, सारे रेडिएशन सोर्स की एनर्जी अलग अलग होती है। अल्फा रेडिएशन सोर्स जो कि एक पेपर को भी पास नहीं कर सकता है, अगर आपके सामने कोई अल्फा रेडिएशन सोर्स हो, आप उसके सामने पेपर रख दो तो आप आसानी से उस रेडिएशन से बच सकते हो। बीटा रेडिएशन सोर्स जो कि अल्फा रेडिएशन से थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा होता है उसके अंदर, जो पेपर को तो क्रॉस कर सकता है बट आपके स्क्रीन को क्रॉस करके आपको रेडिएशन नहीं लगा सकता है। एंड उसके बाद आता है गामा रेडिएशन सोर्स जो कि काफी ज्यादा पेनिट्रेटिंग होता है और किसी भी चीज में से वो पास हो सकता है, चाहे वो पेपर हो, स्किन हो, वुड हो, स्टील हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में से वो पास हो जाएगा और उसको रेडिएशन लगा देगा। काफी ज्यादा खतरनाक होता है और यही चीज कोबाल्ट 16 के रूप में उस चैम्बर के अंदर थी जो दीपक जैन के पास पहुंची थी और वही चीज दीपक जैन को मौत के मुंह में ले जाने वाली थी। चैम्बर में गामा रेडिएशन सोर्स कोबाल्ट 16 था, वहां के वर्कर्स को कोई आइडिया नहीं रहता इसके बारे में एंड वो रेडिएशन केज को ओपन कर देते हैं और सारे पेंसिल्स को बाहर निकाल देते हैं। ये पेंसिल जैसे दिखने वाली चीज ही रेडिएशन सोर्स है और कई वर्कर्स ने तो ये पेंसिल को भी तोड़ के अंदर के स्लग्स को बाहर निकाल दिया था। स्लग्स बेसिकली कोबाल्ट 60 के छोटे छोटे इस तरह के पीस होते हैं और 7 स्लग्स को मिला दे तो एक पेंसिल बनता है और ऐसे यूनिक पीस को देख के कई वर्कर्स ने तो अपने पर्स में भी इसको रख लिया था। सोर्स टूटने की वजह से वहां पे सारी चीजें कंटेमिनेटेड हो गई थी और उन्हें क्या पता था ये कोबाल्ट 16 इतना खतरनाक हो सकता है। कोबाल्ट 16 टूटने की वजह से वहां का रेडिएशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। दुकान के अंदर करीब 45 मिली-सीवर्ट/आवर रीडिंग आ रहा था और दुकान के बाहर करीब 20 मिली-सीवर्ट/आवर का रीडिंग आ रहा था। आपको बता दूं कि एक नॉर्मल इंसान के लिए एक लिमिट सेट की गई है कि 1 मिली-सीवर्ट/ईयर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी कि साल भर में 1 मिली-सीवर्ट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए और यहाँ घंटों में 45 मिली-सीवर्ट मिल रहा था जो कि काफी ज्यादा होता है। इस लेवल के रेडिएशन में 1 वीक के कॉन्स्टेंट एक्सपोजर के बाद वहां के वर्कर्स को हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि शरीर काला पड़ने लग गया था, वॉमिट होने लग गया था कंटिन्यूसली एंड बाल झड़ने लग गए थे और उसके बाद उनको AIIM यानी कि ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर को 32 वर्ष से दीपक जैन के अंदर रेडिएशन सोर्स के सिम्टम्स दिखते हैं एंड वो 7 अप्रैल 2010 को AERB को यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को इन्फॉर्म कर देते हैं। AERB मेन गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटरी बॉडी है जो ये सारे रेडिएशन सोर्स को हैंडल करती है। AERB कोई भी टाइम वेस्ट के बिना अपना सर्च ऑपरेशन चालू कर देती है दीपक जैन की दुकान पे एंड रेडिएशन सोर्स का जो आइडेंटिफिकेशन कोबाल्ट 16 के रूप में होता है। एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा रेडिएशन सोर्स होने की वजह से पूरा एरिया को आइसोलेट कर दिया जाता है, खाली करवा दिया जाता है। 13 अप्रैल 2010 को और 6 पेशेंट एडमिट हो जाते हैं रेडिएशन सोर्स के केस में एंड एक के बाद एक जब पेशेंट एडमिट होने लगे तो लोग वहां के काफी ज्यादा डरने लगे थे। वहां के लोगों को कहना था कि कुछ तो है हवा में जो लोगों को मार रहा है। सारे छोटे बड़े न्यूज़पेपर, टीवी चैनल पे खाली एक ही नाम था, मायापुरी दिल्ली। जब एरिया में काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन बढ़ने लगता है एंड लोग एक के बाद एक बीमार होने लगते हैं तब AERB और बाकी सारी एजेंसी मिलकर एक इमरजेंसी ऑपरेशन चलाती है जिसमें सारे सोर्स को रिकवर करना होता है। ये ऑपरेशन टोटल 3 फेज में किया जाता है एंड फर्स्ट फेज कंडक्ट किया जाता है 8 और 9 अप्रैल 2010 को, जिसमें 12 बजे रात को ऑपरेशन को चालू किया जाता है एंड पूरी रात ऑपरेशन चलता है। ऑपरेशन के अंदर 4 कोबाल्ट 16 के पेंसिल मिलते हैं जो रेडियो एक्टिव सोर्स रहता है, 3 बड़े बड़े बैग मिलते हैं जो टोटली रेडिएशन से कंटेमिनेटेड रहते हैं, एक ड्रम भर के स्क्रैप मिलता है जो ई रेडिएशन चैम्बर के उसके अंदर टुकड़े रहते हैं। 13 और 14 अप्रैल 2010 को इसी ऑपरेशन का सेकंड फेज कंडक्ट किया जाता है एंड पहले ऑपरेशन की तरह रात को ही ऑपरेशन चालू किया जाता है एंड पूरी रात ऑपरेशन चलता है
ऑपरेशन में एक कोबाल्ट 16 के पेंसिल को रिकवर किया जाता है। 25 सेंटीमीटर का सिलिंड्रिकल सोर्स केज मिलता है जिसके अंदर कुछ सोर्स उसके अंदर इंटेक रहते हैं। एक ड्रम भर के स्क्रैप मिलता है जो टोटली कंटेमिनेटेड हो चुका होता है। 14 से 16 अप्रैल 2010 को इस ऑपरेशन का लास्ट फेज कंडक्ट किया जाता है जिसके अंदर एक वर्कर के वॉलेट में से एक छोटा सा स्लग मिलता है। स्लग क्या होता है मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सारे सोर्स को रिकवर करने के बाद भी एटमॉस्फेयर में काफी सारा रेडिएशन होता है। सारे सोर्स को रिकवर करने के बाद भी एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा रेडिएशन होता है जिसे देख के AERB एक और ऑपरेशन करती है जिसमें कोबाल्ट 16 की वजह से जितना भी रेडिएशन फैला है उसे किसी तरह कम कर सके। तो ये 10 दिन का ऑपरेशन होता है और 10 दिन का ऑपरेशन में 400 kg सॉइल और 100 kg स्क्रैप को कलेक्ट करवाया जाता है जो टोटली रेडिएशन की वजह से कंटेमिनेटेड होते हैं। और तो रोड पे और एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा रेडिएशन होता है कि रोड को फिर से कंस्ट्रक्ट करवाया जाता है, फिर से बनाया जाता है ताकि रेडिएशन किसी तरह कम हो सके। और आज के टाइम में भी कुछ जगह वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। इस केस में रेडिएशन की वजह से टोटल 7 लोग एडमिट हुए थे हॉस्पिटल के अंदर जिसमें 32 वर्षीय दीपक जैन की मौत हो जाती है एंड 7 लोगों को कई दिनों तक एग्जामिन में रखा जाता है। सारे ऑपरेशन को सक्सेसफुली खत्म करने के बाद AERB एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करती है वहां के वर्कर्स के लिए जिसमें सेफ्टी और रेडिएशन के बारे में सारी बेसिक नॉलेज वहां पे प्रोवाइड किया जाती है। और तो और वहां के डीलर्स को डोजीमीटर भी प्रोवाइड किया जाता है। डोजीमीटर बेसिकली रेडिएशन मेजर करने की मशीन होती है जिससे आप एरिया के रेडिएशन को मेजर कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट ये इंसिडेंट के बाद AERB अपना ई-लॉरा वेबसाइट लाती है। इसका पर्पस ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन रेडियो एक्टिव सोर्स को यूज कर रही है वो गवर्नमेंट के साथ ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रख पाए जिसकी वजह से गवर्नमेंट ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर पाए लोगों को। तो यहाँ एक केस होता है खत्म। अगर आपको कुछ जानने और सीखने मिला तो लाइक जरूर करना। वीडियो रिलेटेड कुछ सजेशन हो तो कमेंट में डाल देना। सो मिलता है अगले वीडियो में। बाय।